नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका वापस से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं द्रव्यमान केंद्र के बारे में, जिसको अंग्रेजी में सेंटर ऑफ मास कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल के बारे में जिक्र किया था, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज हम अगले लेक्चर की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग शुरू करते हैं नए टॉपिक को, जिसका नाम है द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र, इसी चीज को अंग्रेजी में कहा जाता है सेंटर ऑफ मास। ध्यान रखिएगा, ये जो सेंटर ऑफ मास होता है, इसको हम एक इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई पिंड है, गोल जैसा गोलाकार कोई एक पिंड है, और इस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान, जो पिंड है इसका एक मान लेते हैं m द्रव्यमान है, तो ये जो m द्रव्यमान है इसके किसी न किसी एक बिंदु पर आकर केंद्रित हो रही है। जिस बिंदु पर इस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो जाता है, उसी बिंदु को इस वस्तु का या इस पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। मतलब है किसी पिंड या पिंडों के निकाय मतलब समूह का वह बिंदु जहां उस पिंड या निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान मतलब कंप्लीट मास जो है कॉन्सेंट्रेटेड होता है या फिर केंद्रित होता है, या माना जाता है। उस बिंदु को उस वस्तु या उस पिंड का या उस पिंडों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। और यह भी याद रखिएगा कि इस बिंदु के सापेक्ष पिंड या निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान समान रूप से वितरित रहता। अर्थ क्या है इसका कि मान लीजिए इस वस्तु के इस बिंदु को हमने कहा, इस वस्तु का जो ये बिंदु है वो द्रव्यमान केंद्र है, जहां पर कि इस वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो रहा है। क्या कहा हमने? वह बिंदु जहां पिंड या निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो, उस बिंदु को द्रव्यमान केंद्र या फिर सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब यहीं पर कहता है कि संपूर्ण द्रव्यमान इसी बिंदु से हर एक बिंदु पर समान रूप से वितरित होता है। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस है वो इस सेंटर पॉइंट से इक्विवेलेंटली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, इसी के आधार पर जैसे कि मान लीजिए कि, और ये भी याद रखेंगे कि द्रव्यमान केंद्र जो है वो किसी वस्तु के अंदर भी हो सकता है, नहीं तो किसी वस्तु के बाहर भी हो सकता है। इसका अर्थ क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर को हम अगर देखते हैं, अगर इसको कंप्लीटली बैलेंस करते हैं तो ये किसी न किसी एक पॉइंट से बैलेंस होगा, नहीं तो अगर हम इधर से करें तो ये हो सकता है इधर गिर जाए। मतलब है कि यहां पर जिस पॉइंट से ये बैलेंस हो रहा है उस पॉइंट पर कुछ ऐसा है जिस वजह से ये ना गिर रहा है इधर, ना गिर रहा है उधर। तो ये अर्थ है कि जो बिंदु पर उंगली है उस बिंदु पर इस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब केंद्रित है, जिस वजह से यह जो है एकदम बैलेंस हो जाता है। मतलब है कि जिस बिंदु पर कंप्लीट द्रव्यमान है, जरूरी नहीं है कि वस्तु के अंदर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, यह भी ध्यान रखेंगे कि वस्तु के जो द्रव्यमान केंद्र है वस्तु से बाहर भी हो सकता है। जैसे मनुष्य का, जैसे हम हैं, हमारा जो द्रव्यमान केंद्र है वो हमारे नेवल में है, मतलब नाभि के अंदर, नाभि के आसपास से रहता है ना। अगर मान लीजिए आप चढ़ रहे होते हैं, सीढ़ी पर चढ़ते हैं या फिर किसी ढलान पर आप चढ़ाई कर रहे होते हैं, तो मान लीजिए अगर कोई ढलान है, इस पर अगर आप चढ़ाई कर रहे हैं, तो इस क्रम में क्या होता है कि आप आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्या कारण है कि आपको आगे की ओर झुकना पड़ जाता है चढ़ाई के समय में? क्योंकि आप अगर देखेंगे तो जिस समय आप नॉर्मल एक प्लेन पर रहते हैं,
एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रहते हैं, तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो आपके बॉडी के एकदम बीचों बीच जाता है। जैसे हमारा जो बॉडी है वो क्या है, सिमेट्रिकल है, आधा इधर है आधा इधर है ना। तो मतलब क्या है कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो हमारे बॉडी के बीचों बीच से क्रॉस करता है। लेकिन जब हम किसी अनंत तल पर जाते हैं तो ये सेंटर ऑफ मास जो है वो खिसक जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि इंसान आगे की ओर झुक जाता है। तो सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है कि बॉडी जो है, जो निकाय है या फिर जो पिंड है उसके मिड में हो, ये कहीं भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग कि जब किसी पिंड पर इस प्रकार बल आरोपित किया जाए कि बल की क्रिया रेखा पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरे, तो इस बल के कारण मात्र स्थानांतरित गति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन बल पिंड में घूर्णन गति उत्पन्न नहीं कर सकता है। मतलब है कि मान लीजिए कि ये जो मार्कर है, ये मार्कर है, अगर हम इसमें बीचों बीच जहां पर इसका सेंटर ऑफ मास है वहां से अगर हम इसमें धक्का लगाते हैं तो क्या होगा, क्या आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हम कोशिश करें इसके सेंटर ऑफ मास से अलग होकर इस पर धक्का फोर्स लगाने का, तो क्या होगा, इसमें घूर्णन होगी। तो याद रखिएगा, जब किसी पिंड पर जब हम फोर्स लगाते हैं, अगर उसके द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरता है वह फोर्स, मतलब कि जैसे कि अगर कोई पिंड है, इस पिंड पर अगर हम फोर्स लगाते हैं और उसके सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरता है, तो वह उस वस्तु में गति ला देता है, मतलब आगे की ओर स्थानांतरित कर देगा। लेकिन अगर द्रव्यमान केंद्र से अलग होकर इस पे अगर फोर्स लगाया जाए तो इसको घूर्णने के लिए या फिर घूर्णन के लिए मजबूर कर सकता है। तो याद रखिएगा, अगर द्रव्यमान केंद्र से किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो बल में स्थानांतरण होता है, ना कि उस पिंड में घूर्णन गति उत्पन्न होगी। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, किसी पिंड या पिंडों का जो समूह होता है उसका द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष पिंड के जो उपस्थित द्रव्यमान है उसके आघूर्ण जो घूमने की जो ताकत होती है वो उसका योग जो होता है वो शून्य होता है हमेशा। मतलब क्या है, वो जो जीरो होता है, उसको घूमने नहीं देता है। जो द्रव्यमान केंद्र है किसी पिंड का जो सम है, जहां पर द्रव्यमान केंद्र केंद्रित है ना, तो वहां पर उसको आघूर्ण जो होता है वो आघूर्ण बिल्कुल जीरो होता है, मतलब वहां पर उसको घूमने के लिए मजबूर नहीं करेगा। जैसे कि हम इसमें बीच में अगर फोर्स लगाएं, इसको घूमने नहीं देगा, बस क्या करेगा, आगे की ओर भगाएगा, है ना, इसको घूमने के लिए मजबूर नहीं करेगा। इसका अर्थ होता है कि उसका जो आघूर्ण है, जो घूमने की जो प्रवृत्ति है वो क्या है, उसका योग शून्य होता है, मतलब कुछ नहीं होता है। और एक बात याद रखेंगे कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान की स्थिति का औसत भार का मान शून्य होता है। मतलब क्या है कि जो द्रव्यमान केंद्र है, जैसे कि मान लीजिए कि कहता है कि जो द्रव्यमान केंद्र है, जैसे कि इस मार्कर का द्रव्यमान केंद्र बीचों बीच है, उसके सापेक्ष जो औसत जो एवरेज वेट है उसका मान भी शून्य होता है। इसी वजह से जो है एक भारी से भारी वस्तु किसी जब उसके द्रव्यमान केंद्र की ओर से बैलेंस किया जाता है तो वो किसी एक बिंदु पर भी, किसी कमजोर वस्तु पर भी वो बैलेंस हो सकता है, क्योंकि वहां पर उसका औसत भार जो है वो शून्य होता है। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे कि वस्तु के द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान की उपस्थित जो होना आवश्यक नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई बॉल है, ये बॉल कॉर्केट बॉल अगर ले लें या फिर जो टेनिस बॉल आप लोग खेलते हैं ना, अगर उसको ले लें तो उसका जो अगर देखें तो बाहर सेल होता है और अंदर में तो खाली स्पेस है ना, जो वॉलीबॉल फुटबॉल वगैरह होता है ना, तो उसका भी तो जो गोला होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो गोला है, गोला का जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ है, उसके मिड में है। जो बेलन है, बेलन का द्रव्यमान केंद्र कहाँ है, उसके मिड में है ना। लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसके द्रव्यमान केंद्र जो है वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर खाली है। मतलब है कि वहां द्रव्यमान उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, और उदाहरण से भी इसे हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अनेक कणों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, जैसे इसी वस्तु को हम लोग लेके चलते हैं उदाहरण स्वरूप में, है ना, तो अगर ये वस्तु तो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, कणों से मिलकर बना हुआ है ना, जब इसको हम फेंकते हैं, जैसे हम
थोड़ा सा घुमा के इसको घुमाते हैं और इसको फेंकते हैं। जब घुमा के हम फेंकेंगे तो इसमें क्या होगा कि सर्कुलर मोशन भी होता जाएगा, ये स्प्रिंग की तरह ऊपर उठता जाएगा और यहाँ पे लीनियर मोशन भी होगा, है ना। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो पिंड है उसकी गति को समझ पाना थोड़ा आसान नहीं हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पदार्थ है, जो वस्तु है, इसकी जो हरेक कण है वो गति कर रही है, और गति करते हुए जो कण है जरूरी नहीं है कि हम इसके किसी एक कण को अगर देखें तो उसकी गति दूसरे कण से एक समान हो, लेकिन हाँ याद रखेंगे कि हमेशा उसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा उसकी जो गति होगी वही उस पिंड में उपस्थित कणों की गति मानी जाएगी। यही सरलता से इसी चीज को समझने के लिए द्रव्यमान केंद्र की आवश्यकता होती है, कि हम द्रव्यमान केंद्र से समझ सकते हैं कि किसी पिंड की जो गति है वो किस प्रकार की गति हो रही है। ठीक है, फिलहाल के लिए द्रव्यमान केंद्र को हम लोग छोटे से वीडियो के साथ समझे। अगले लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, और आप लोग थोड़ा वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखें, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से चीज़ों को समझा दी जाए। कोशिश करें कि थोड़ा वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, अपने जो आसपास के लोग हैं उनको सजेस्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमें भी आपके प्रोत्साहन की ज़रूरत है। और उम्मीद करता हूं कि आप जितना हमें मोटिवेट करेंगे उतना ही हमारा कंटेंट में भी पॉसिबल कि बहुत अच्छा हो सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।